All right, so here we begin. सबसे पहली चीज, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने के साथ ही और उसके पहले ही, कार, राइट, किधर जाती है, किधर वेलोसिटी है, ये एक अलग बात है. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इकलौता एक्सटर्नल फोर्स जो कार पे अवेलेबल है कौन सा है? कौन सा? फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन किधर लगेगा कार पे? क्या बोल रहा है? कॉन्टैक्ट पॉइंट बोला. एक आदमी खड़ा था, भागना शुरू कर देता है, एक्सेलरेट होता है, किधर लग रहा होगा फ्रिक्शन? टुवर्ड्स नॉर्थ भाग रहा है, साउथ नहीं लग रहा होगा. क्यों भाई? भाग तो नॉर्थ में रहा है, तेरे लॉजिक पे चले तो. एक तो मुंडी मत हिलाओ, जोर से बात किया करो, क्लियर कट. क्यों? काफी वाहियात लॉजिक है. मतलब लॉजिक सही है पर वाहियात है, बेकार है, नॉट यूजफुल. ज्यादा अच्छा लॉजिक ये है कि इकलौता फोर्स जो आदमी के पास अवेलेबल है कौन सा है? तो किधर लगेगा वो? जिधर जरूरत होगी. एक आदमी सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, किधर लगेगा फ्रिक्शन? क्यों? जिसका कोई नहीं होता उसका फ्रिक्शन होता है. कहा तो था मैंने. क्या? कंटिन्यूइंग फर्दर, वापस आता हूं आप पे. एक कार अपनी वेलोसिटी स्पीड बढ़ाती है नॉर्थ की तरफ, किधर लगेगा उसमें फ्रिक्शन? नॉर्थ. ब्रेक मारती है साउथ, क्योंकि कार पे इकलौता एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल कौन सा है? तो किधर लगता होगा? जिधर जरूरत है. कार इज अ डिवाइस और अ मशीन क्रिएटेड फॉर अस टू यूज फ्रिक्शन बेस्ड ऑन नीड. आजकल तो बच्चों का इंटरेस्ट होता नहीं इंजीनियरिंग में. किसी का इंटरेस्ट हो इंजीनियरिंग में तो कारों में ऐसे अलग अलग चीज़ें आती है, ABS, EBD, TCS, क्वात्रो, EBD. हाँ जी. तो जैसे कि जितने भी चीज़ें बोली मैंने सब कार की टेक्नोलॉजी है. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सब कार की टेक्नोलॉजी है, राइट. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सब चीजें कुल मिला के एक ही चीज करती है. क्या? कार को जिधर जितना फ्रिक्शन जब चाहिए दे दे, क्योंकि और कोई फोर्स अवेलेबल है ही नहीं. वहां क्या चल रहा है, पहिया कैसे घूम रहा है, स्टीयरिंग घुमाने पे क्या लफड़े हो रहे थे, अपन सोचने बैठ गए तो सवाल तो सॉल्व होंगे नहीं. आदमी भागते हुए ऐसा क्या कर रहा है कि फ्रिक्शन उसके परपेंडिकुलर लग गया. या तो ये सोचने बैठ जाओ, ये समझ लो कि इंसान को जो भी अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है उसके लिए अवेलेबल एक ही फोर्स है, जिधर चाहिए होगा उधर लगेगा. क्यों? क्योंकि इंसान का मोशन और जूते के तले का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस डस्टर कि डस्टर कहीं और जाए, ये कहीं और जाए. नॉट पॉसिबल. विद ह्यूमन बीइंग मैं किधर गया? लेफ्ट की राइट? मैं किधर गया? लेफ्ट की राइट? दोनों तरफ गया हूं. अरे लेफ्ट में भी मैं अब ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा हूं, राइट में भी ज्यादा एक्सटेंशन हो गया मेरा, दोनों तरफ जा सकता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट मोशंस पॉसिबल है ना बॉडी के पार्ट्स के. इसीलिए हमने वहां पे क्या लिखवाया था? कॉन्टैक्ट पॉइंट्स. जबकि गधों ने क्या समझा? सफिशिएंट और नॉट. आप तो ये सोचो कि इकलौता फोर्स कौन सा अवेलेबल है फ्रिक्शन के अलावा? कोई फोर्स अवेलेबल है आदमी पे, कार पे, गधे पे, घोड़े पे, कुत्ते पे, बिल्ली पे, कीड़े पे? सब यार. अरे जो भी मूविंग चीज है भाई पृथ्वी पे, सब किसके बेस पे चलती है?
फ्रिक्शन, कोई जेट पैक लगा के तो चलते नहीं कोई आयरन मैन के सिवा, राइट है? आयरन मैन जेट पैक से तो चलता है, जेट पैक टाइप की तो चीज है उसकी। गॉट इट? तो कार पे कौन सा फोर्स लगता है इकलौता? और फ्रिक्शन लगता है, तो कार की इंजीनियरिंग ऐसी होगी कि उसकी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट टायर्स का मोशन ऐसा करते होंगे कि किधर लग जाता होगा फ्रिक्शन? जिधर जरूरत हो। मुद्दा ये, जिधर जरूरत हो। ये दो फर्स्ट क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, और कार के बहुत सवाल है। तो फर्स्ट वर्कड आउट एग्जाम्पल, नाउ इट्स वेरी इजी। या कोई प्रॉब्लम है समझने में? फर्स्ट वर्कड आउट, हाँ, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इसमें? टुवर्ड्स सेंटर। कार इधर जा रही होगी, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, राइट? हर्षी का विचार था कि फ्रिक्शन वेलोसिटी के अलोंग भी चाहिए, है भाई? हर्षी क्यों चाहिए? कोई कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो किधर चाहिए उसको फोर्स? कौन प्रोवाइड कर देगा? फ्रिक्शन। कोई डाउट है किसी को यहां तक? एग्जैक्ट वर्ड समझिए, अगर ये लॉ के तो वर्ड सही याद रखो। ऑब्जेक्ट तो बोला ही नहीं मैंने, घोचू। हाँ, दूसरा सवाल, इसको बाद में लेता हूं, मैं बैंकिंग पूरा पढ़ाऊंगा एक साथ। मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट है तीसरा और पांचवा एक साथ डिस्कस करने की। तीसरा और पांचवा, एक बार दोनों सवालों को थोड़ा डेट से। तो समझ में आ गई बात हर्ष भाई कि नहीं आई? है ना? अपन कार में सर्कुलर मोशन में कैसे टायर घूम के कैसे फ्रिक्शन अंदर लगता होगा समझा भी दूंगा मैं, तो अभी कोई फायदा नहीं होगा, राइट? या कार को एक्सेलरेट करना होता है तो उसमें फ्रिक्शन आगे कैसे लग जाता है, ये मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स में कर दूंगा एंड में प्रूफ, लेकिन अभी उसका कोई यूज नहीं। थर्ड और फिफ्थ देख लीजिएगा, देख लिया सबने? डू यू रियलाइज दोनों सवालों के अंदर एफबीडी इज एग्जैक्टली सेम? हाँ, दोनों में दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन और एक mg, बट सॉल्यूशन इज क्वाइट डिफरेंट। This is what is going on, right? हाँ भाई शुरू करें। ये ऐसे घूम रहा सर्कल में, इसके ऊपर भी फोर्सेस तो सेम ही लग रहे, टेंशन और mg, राइट? डिफरेंस क्या है लेकिन? हाँ भाई चिराग, इसका सेंटर है इधर और इसका सर्कल लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसका सेंटर है इधर और जो सर्कल लाई कर रहा है वो है वर्टिकल प्लेन में। अब मैंने आपको काइनेमेटिक्स में जो दूसरा प्रिंसिपल सिखाया था, क्या था वो? निशित अग्रवाल के भाई, तुम्हारा तो नाम भी नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है। हाँ पढ़ के ही बता दो, खैर नलायक को देखते। अपनी चॉइस के हिसाब से चुननी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से एग्जिस्ट चुननी चाहिए। यहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन दिख रही है जिसको अपन यूज कर सकते हैं एग्जिस्ट चुनने के लिए? निशित अग्रवाल के नलायक भाई, एक तो में तो वर्टिकल में है, टेम्परेचर, रेडिएशन प्रेशर है,
अच्छा फिर, अच्छा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे, यहाँ पे अपन को एक्सिस ले लेनी चाहिए क्योंकि वर्टिकल प्लेन में, इसमें हॉरिजॉन्टल में मोशन तो इसमें भी नॉर्मल ले लेनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, राइट। बोल पे नालायक भाई, अबे तेरी बात को तो रिपीट किया तो मना कर दिया यार। किस बेसिस पे चुने एक्सिस, कैसे चुनेंगे यहाँ पे एक्सिस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एक्सिस जो बनाई गई है। हाँ भाई डीमरी, मोशन जीरो ही है यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर में तो ऐसे चुन लो, एक एक्सिस तो वर्टिकल हो जाएगी, उसके अलावा फिर कोई ढंग की बात नहीं करी आपने, सॉरी। ऑल राइट, इफ एक्सेलरेशन इज नोन तो वो एक अच्छी डायरेक्शन होगी एक्सिस चुनने की कि नहीं होगी। और सर्कुलर मोशन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे को एक डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन पता होता ही है, जैसे कि हमें इस दिशा में एक्सेलरेशन मालूम है तो दिस मस्ट बी वन एक्सिस, इस दिशा में हमें एक्सेलरेशन मालूम है, दिस मस्ट बी अवर एक्सिस। क्लियर है। ऐसे ही उधर किधर मालूम है अपन को एक्सेलरेशन, इस दिशा में, राइट, कि नहीं मालूम है इस दिशा में। कौन वर्टिकल बोल रहा था, न्यू वर्टिकल में कैसे पता है भाई, सर्कल में घूम रहे तो ऐसा बात है ना इसका, तो ये होगा आपका एक्सेलरेशन के लिए एक एक्सिस, दूसरी एक्सिस ये होगी। पॉइंट बीइंग कि एफबीडी दोनों का भले ही सेम है परंतु एक्सिस आर डिफरेंट। पक्का समझ में, अपन ने सीखा काइनेमेटिक्स का प्रिंसिपल, पर जब भी एक्सिस लेनी है प्रिंसिपल यही है कि भैया प्रॉब्लम के हिसाब से चूज होगा, जैसा प्रॉब्लम डिक्टेट करेगी वैसा एफबीडी वैसे एक्सिस होगी। अब इसके आगे तो कुछ नहीं, सवाल आपने देखा ही होगा, इस दिशा में पक्का एक्सेलरेशन नहीं क्योंकि प्लेन तो वहीं का वहीं है, तो टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, यही हो जाएगा ना आर, हो गया सवाल सॉल्व। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं, इसमें देखेंगे तो अपन ने किसका कंपोनेंट लिया, टी का, जबकि यहां किसका ले रहे हैं अपन, एम जी का, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी कितनी है जस्ट छोड़ते ही, जीरो। तो कोई बोलेगा सर यहां तो आपको टी को एम जी कॉस थीटा कर रहे हो, यहां पे टी कॉस थीटा को एम जी कर रहे हो, ऐसे कैसे, एक्सेलरेशन की वजह से। रट्टा मार के मैंने एक्सिस बोला था तो जवाब में भी एक्सिस बोलोगे, इतना नेचुरल है रटना, इतना नेचुरल है। आइसक्रीम देख के जो दिल में फील आती है ना, आइसक्रीम या समोसा, वैसी फील आपको रटने में आती है, जेनेटिक्स। गुल्लो आइसक्रीम में मत खो इतना, इधर देख ले। समझ में आया कैसे चुनते सर्कुलर मोशन में कि एफबीडी के एक्सिस लेनी कौन सी है, बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। ये दोनों के लिए अब समझ में आया, दोनों में क्यों ले रहा हूं, काउंटर एक दूसरे के, क्यों, सेम एफबीडी, एक में इक्वेशन आ रही टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी, एक में आ रही टी इज इक्वल टू एमजी कॉस थीटा। राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, जिनको जो पूछना हो पूछ सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल ले रहा हूं डिस्कशन में आपको, लेकिन उन्हीं सवालों में कुछ पूछना हो तो प्लीज जल्दी बोल दीजिएगा। ये बेसिकली एक झूला होता है, ये इसको स्पाइडरमैन झूला भी बोलते हैं। इसमें इंसान को स्पाइडरमैन बना देते हैं बिना मकड़ी से कटवाए। ऑलराइट, है भाई जिज्ञास, कितनी मकड़ियों से कटवा लिया था तुमने, हैं असर तो लगता तुम पे।
इसलिए नहीं कि जान निकल रहे थे, दिमाग खराब हो चुका है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, एक आदमी को अंदर भेज देते हैं, ऐसे एक बॉटम होता है, बोलते दीवार के साथ चुपचाप खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता है, इसको घुमाते हैं, थोड़ी देर बाद में नीचे से बॉटम हटा देते हैं। समझ में आ रही बात? और आदमी चिपका रह जाता है। और इंटरेस्टिंग बनाना हो तो नीचे मगरमच्छ छोड़ दो पानी में, अरे क्या तुम कैसे दीवार पकड़ के, कुछ पकड़ने का है ही नहीं, है ना। और डराना हो तो नीचे मगरमच्छ छोड़ दो, क्या सही हो जाएगा ना काम। अरे तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे? नॉर्मल लगेगा, एमजी लगेगा, जो इसको नीचे स्लिप करवाना चाहेगा, फ्रिक्शन लगेगा। नॉर्मल यहां पे क्या कर रहा होगा, ये दूरी मेंटेन रखने के लिए ताकि कांटेक्ट ना छूटे, ये सप्लाई कर रहा होगा। तो जैसे ही नॉर्मल ये होगा तो फ्रिक्शन म्यू एन हो जाएगा, जो कि क्या कर रहा होगा, mg के बराबर होगा। हो गया काम खत्म। तो इससे आपकी ओमेगा आ जाएगी, कितनी ओमेगा चाहिए, गिवन व्हाट इज द फ्रिक्शन, उसे 4 गुना ओमेगा कर दो, फिर नीचे मगरमच्छ छोड़ो, चाहे शेर छोड़ो, चाहे भेड़िए छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, एक्सेस समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट वही है। नॉर्मल क्या करेगा, सेल्फ एडजस्टिंग सच दैट कॉन्टैक्ट डज नॉट ब्रेक। तो आपकी ज्यादा ओमेगा होगी, नॉर्मल बड़ा होगा तो फ्रिक्शन की मिनिमम रिक्वायरमेंट आ जाएगी, कितनी मिनिमम ओमेगा चाहिए, कर दो उससे 2-3 गुना ज्यादा। नहीं समझ में बात? ठीक है ना। तो उस पर भी अच्छा वी दिया है क्या? अरे यार मुझे सवाल गलत याद रह गया, आज सुबह एक दूसरा सवाल करा के आया था, सॉरी। इसकी स्पीड वी दे रखी है उसने, थैंक यू। स्टार्टिंग में होता तो 0 हो जाता, ठीक है, ठीक है। और कुछ मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं, एक एक्सिस चुननी होगी, किधर, एक्सेलरेशन के अलोंग। कौन से एक्शन के अलोंग, सेंट्रीपिटल। और एक एक्सिस जैसे ही चुनी तो बाकी दो तो अपने आप डिसाइड हो ही जाती है, एक टेंजेंशियल हो जाएगी और एक उन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक बेसिकली देखा जाए तो एक वेलोसिटी के अलोंग लेनी है एक्सिस, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन हो जाएगी, राइट। पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इन द प्लेन तो एक एक्सिस लेनी ही लेनी पड़ेगी। इन द प्लेन कौन सा प्लेन, सर्कल का प्लेन, क्योंकि उस दिशा में ए आर होगा। ए आर के अलोंग, ए आर और वी, ये दो चीजें याद रख लो, दोनों एक्सिस होंगी, बस खत्म हो गया काम। तीसरी अपने आप उसके परपेंडिकुलर जाएगी, एक वी के अलोंग, एक ए आर के अलोंग, काम खत्म। और ए आर समझने के लिए ऑब्वियसली यू नीड सेंटर। सर्कल का सेंटर नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होना, जरूरत नहीं पड़ी, इस तरफ कुछ है नहीं। पर ए आर और वी डिसाइड हुआ तो भी तो डिसाइड हो गया ना, ये होगा परपेंडिकुलर। सिर्फ ए आर के परपेंडिकुलर तो बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है। इन्होंने कुछ अच्छा सवाल पूछा था, मैंने उसका कुछ बहुत अच्छा जवाब दिया है। आई होप लोगों को सवाल और जवाब समझ में आया होगा। जबरदस्ती हानि बोल रहे होंगे, क्योंकि ए आर के परपेंडिकुलर बहुत सारी एक्सिस हो सकती है, फिर ए आर और वी के परपेंडिकुलर एक ही बचेगी, ठीक है। चलिए, अब हम ने अभी तक जो केस लिया है उसमें हमने क्या बोला है कि स्पीड वुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। पर आप याद करें तो मैं आपको पहले ही एक केस बता समझा चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए v है और उसका एक्सेलरेशन है उसके परपेंडिकुलर। गुल्लो कौन सा यूज नहीं करना है, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट वाला यूज नहीं करना। तो यदि इसका एक्सेलरेशन ऐसे एंगल पे होता है
तो आपको याद होगा, बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट क्या करता है, पैरेलल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और ये कंपोनेंट क्या करता है, परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन चेंज करता है। ये करता है डायरेक्शन चेंज, ये करता है मैग्नीट्यूड चेंज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको पता है, सबको याद है ये चीज? ओके। और सर्कल में के लिए क्या होता है? व्हाट इज कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन? तो ए परपेंडिकुलर की वैल्यू यू स्क्वायर बाय आर हो जानी चाहिए, वेर आर इज अ कांस्टेंट नंबर, ऐसे भी कह सकते हो। वो होगा तो सर्कल में घूमेगा, नहीं होगा तो सर्कल में नहीं घूमेगा, राइट? ठीक है। सर्कल के केस में हम इसको तो ए रेडियल भी कह देते हैं परपेंडिकुलर को फॉर सर्कल, और इसको ए टेंजेंशियल कह देते हैं। इज दिस ओके? और ए टेंजेंशियल क्या कर रहा होता है? मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है। मतलब कि ए टेंजेंशियल, या मैं तो अभी ए पैरेलल ही कहता रहता हूं, वुड बी इक्वल टू, ए पैरेलल वुड बी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ स्पीड, डी बाय डी टी ऑफ स्पीड। पढ़े लिखे लोग इसको बच्चों को डराने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं। Because there is difference between magnitude of rate of change and rate of change of magnitude. Am I gosh? So when we need magnitude of rate of change of velocity, which is acceleration, it would be at square plus ar square, right? For circle, acceleration क्या आएगा किसी पार्टिकल का? at square plus ar square. सर्कल बोल दिया तो ये जो क्वांटिटी है ये तो कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर बाय आर। यदि सर्कल है तो ये होना पड़ेगा, और यदि 80 नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमेगा, और 80 है तो उसकी स्पीड वेरी करेगी, तो उसकी स्पीड वेरी करेगी। बढ़ू मैं आगे? नाउ A1 इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। कौन सा v है भाई? है वेलोसिटी, स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज A1। तो किसी भी टाइम पे हम कह सकते हैं स्पीड वुड बी A1t, मतलब स्पीड वेरी कर रही होगी इस रेट से, राइट? तो किसी भी टाइम पे रेडियल एक्सीलरेशन जो चाहिए होगा दैट वुड बी A1t का स्क्वायर बटे r। कोई डाउट? बोलो भाई, ये रेडियल एक्सीलरेशन होगा, लेकिन क्या सिर्फ यही एक्सीलरेशन होगा इसके पास? और कौन सा है? A1 भी है इसके पास। इस दिशा में एक टेंजेंशियल एक्शन है A1, और इस दिशा में एक AR। ये दोनों सप्लाई कर, ये दोनों एक्सीलरेशन होंगे इसके, तो इसका नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा A1t का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर, राइट, का अंडर रूट। इज दिस ओके? ये एक्सेलरेशन सप्लाई करने का काम किसका है कार को? फ्रिक्शन। और तो कोई फोर्स अवेलेबल है ही नहीं कार पे एक्सटर्नल। कार इज अ मशीन दैट यूजेस फ्रिक्शन टू गेट व्हाटएवर एक्सेलरेशन इट नीड्स, इज इक्वल टू ma। अब लिमिट कब आ जाती है, प्रॉब्लम कब शुरू होती है? स्लिपिंग कब होएगी, कार कंट्रोल में कब आना बंद हो जाएगी? हाँ जी, जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाएगा तब प्रॉब्लम होगी। अब जैसे बारिश हो रही है, बारिश में यदि अपन उधर भागे तो क्या होता है, क्यों हो जाते भाई स्लिप? फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, आपने पैर को आगे बढ़ाया, वो बढ़ता ही चला गया, तो एक आध दांत, राइट? जैसे सबसे डेंजरस प्लेस कौन सी होती है दिन भर में जहां हम जाते हैं? बाथरूम, लोवेस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मेरे टीचर बताते थे भाई
एक प्रूफ भी है, वो एक बच्चा रहता है इधर हॉस्टल में, चिन्मय, उसका मतलब बच्चा ही है बस, नहीं तो उसका हाथ बेकार हो जाता, नर्व्स कट गई उसकी, बाथरूम में डांस कर रहा था। है ना, गुल्लोस जैसा ही है। तो कब सबसे ज्यादा लड़फड़े होंगे? जब फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगा। फ्रिक्शन यहां पे ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे भी नहीं लग रहा है, जो नेट एक्सेलेरेशन चाहिए वो सप्लाई करने का फ्रिक्शन, कि कैसे हो रहा होगा अंदर, कि एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग को करके वो कैसे फ्रिक्शन इधर आएगा, हमें काहे को सोचना, नॉट अवर जॉब। हमको थोड़ी कोई कार डिजाइन करने के पैसे मिल रहे, तो हम काहे सोचे। एवरी गॉट इट? तो यहां म्यू एम जी पुट कर दीजिए, हेंस इसको पुट कर दीजिए म्यू जी के बराबर। हो गया आपका काम कि नहीं हो गया? सॉर्ट। तो इस मोमेंट पे जब ये हो जाएगा लफड़ा, स्लिपिंग हो जाएगी, कार वुड बी गॉन। यही तो होता है। इससे ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो लफड़ा है। क्या लफड़ा है? कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है v स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर। अब यदि इसकी वैल्यू ए परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आ गई लिमिट में, और इससे जो v आ रही है उससे भी ऊपर चले गए अपन, तो r बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो यहां पे अपन घूम रहे थे 200 मीटर की रेडियस के कर्व में, ये चाहता है कि 250 मीटर के कर्व में जाओ, जाओ उधर खाइए, 1000 मीटर के गिरो उसमें मरो। यही तो होएगा। आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उड़ो। दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली इससे ज्यादा दूसरे लफड़े होते हैं, वो अपन रिजिड बॉडी में पढ़ेंगे कि यदि आप तेज स्पीड पे चलाएं तो लफड़ा दूसरा होने के चांसेस ज्यादा। दूसरा लफड़ा क्या होता है? गाड़ी का पलट जाना, वो रिजिड बॉडी में पड़ेगा, है ना। अभी अपन मान रहे हैं कि गाड़ी जो है उसकी हाइट नहीं है, नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है पलटने की। ठीक है ना, लॉजिक समझ में? फ्रिक्शन ऐसे एंगल पे आ जाएगा, ना टुवर्ड्स सेंटर लगेगा ना टुवर्ड्स टेंजेंट लगेगा। एक कंपोनेंट क्या कर रहा होगा फ्रिक्शन का? डायरेक्शन चेंज, एक मैग्नीट्यूड चेंज। और डायरेक्शन चेंज ये ऐसे कर रहा होगा कि दूरी मेंटेन रख रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू हमने क्या कह दी? v स्क्वायर बाय r, है ना। और ये याद रखना, कार को फ्रिक्शन किधर लगेगा? जिधर जरूरत है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब कोई मोड़ आने वाला होता है तो उसके पहले लिखा रहता है कि कर्व अहेड। तुम्हारे यहाँ लिखा रहता है, तुम हल्द्वानी से आओ ना, तो उधर तुम्हारे यहाँ पहाड़ी रोड होगी, तो वहां जब जाते तो लिखा रहता है ना, धीरे चलाए, आगे मोड़ है, मोड़ है, नहीं लिखा रहता। स्पीड भी लिखी रहती है 20 किलोमीटर पर आवर पे कर ले। कब लिखा रहता है? मोड़ आने के बाद कि पहले? पहले। क्योंकि मोड़ पे यदि आपने ब्रेक मारा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चाहिए होगा, वो किसको देना पड़ेगा? तो फ्रिक्शन का रेडियल वाला जो डायरेक्शन में कंपोनेंट अवेलेबल था कम हो जाएगा, तो मोड़ पे आने के बाद तो ब्रेक मारने पे भी मरोगे पक्का। नहीं समझ में बात? मोड़ पे आ गए आप तेज स्पीड पे और गाड़ी कट रही है, मुड़ रही है, तो बहुत बढ़िया। अब आपने ब्रेक मार लिया, क्या मैं तो तेज ले आया था मोड़ पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्योंकि वही फ्रिक्शन जो आपको इधर लग रहा था वो इधर लगेगा। अरे इधर लग जाएगा, स्पीड कम कर रहा है तो, लेकिन अवेलेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना घूमने के लिए। हो सकता है आर मेंटेन ना हो पाए और आप उड़ जाए, राइट। इसलिए कब मारना होता है ब्रेक? पहले, है ना। और मोड़ पे जाके आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो फिर तो आपका वैसे ही कुछ नहीं होना, फिर तो पक्का किसी न किसी समय पे जाना ही है। अब इक्वेशन में आ रहा है ना टी की फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब जाना ही है इस आदमी ने तो कभी ना कभी। लेकिन ब्रेक कब मारना है? पहले, नहीं बस, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। ठीक, चलिए